अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ भी हो इस चीज़ को मानकर चलना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन या मालूमात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाए। तो नाज़रीन, आज का भी लोग भी इसी सिलसिले की कड़ी है और आज एक बड़े इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो ये है कि आम नाज़रीन के ज़हन में ये सवाल आता है कि जब उनकी कोई मुकदमेबाज़ी अदालत के अंदर शुरू हो जाती है तो उनको उनके लॉयर जो मुख्तलिफ़ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं उनको समझाने के लिए, जैसे वो कहते हैं कि वो इशू फ्रेम हो गए हैं या होने वाले हैं, या पार्टियों के ख़िलाफ़ प्रोक्लेमेशन जो है वो आ रही है, या इसके अंदर एविडेंस जो है उस स्टेज के ऊपर केस है, या अभी फाइनल आर्गूमेंट पे है, या कोई 711 की पिटिशन आई पड़ी है जिसके ऊपर जवाब देना है या बहस है, तो हमारे नाज़रीन को वो चीज़ जो है वो समझ नहीं आती। ऑफ कोर्स क्योंकि वो इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी आगाही के लिए एक वीलॉग बनाया जाए और ये सारी टर्म्स को बताया जाए और सिविल मुकदमे के अंदर वो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो मुकम्मल होने के बाद जो है एक ख़त्मी फ़ैसला ट्रायल कोर्ट देता है। तो नाज़रीन, उन सारी स्टेज को डिस्कस करेंगे और जो उसके अंदर चीदा एप्लीकेशंस आती हैं मुख्तलिफ़ जो दोनों अतराफ़ से या फ़रीक़ैन की तरफ से, उसके बारे में भी तज़किरा करेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे और आप उससे इस्तिफ़ादा उठाते रहें। नाज़रीन, यहाँ मैं एक अमर का ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा और अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो तकरीबन 8 लाख के करीब लोग हमारी वीडियोज़ को देख चुके हैं और उनसे इस्तिफ़ादा उठा चुके हैं और उन्होंने बेशुमार सवाल भी पूछे। हमारी लीगल टीम ने उनको आंसर भी किया और मामलात हल हुए। तो आपकी पज़ीराई का बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से अगर आप हमारी पज़ीराई करते रहेंगे तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं कि सिविल मुकदमे के अंदर वो कौन कौन सी स्टेजेस है जो कि नाज़रीन को पता होना चाहिए। अगरचे वो अपने कौंसल के ज़रिए अपना मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन कौंसल से कम्युनिकेट करना, उनके टर्म्स को समझना नाज़रीन के लिए शायद ज़रूरी हो सकता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जब आप बतौर मुद्दई जो है कोई मुकदमा फ़ाइल करते हैं तो उसके अंदर जो पहला स्टेप है वो ये होता है कि कोर्ट दूसरे फरीक को नोटिस करता है, यानी उनकी तलबी करता है कि भाई आपके खिलाफ़ ये एक नालिश आई है, ये एक जो है वो पटिशन आई है, ये एक दावा आया है, तो आप कोर्ट के अंदर पेश हों असालतन या वकालतन। उनको नोटिस जाते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, कुछ समन जाते हैं, जो रेंट के मैटर हैं उसके अंदर ख़ास किस्म के नोटिस या समन जाते हैं, और इसी तरह से फैमिली मुकदमात के अंदर मुख्तलिफ़ जाते हैं, सिविल के अंदर मुख्तलिफ़ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि केस की नोयत क्या है। अगर फ़रीक जो है वो नोटिस के नतीजे में कोर्ट में अपीयर हो जाएं असालतन, यानी खुद आ जाएं या अपने वकील के ज़रिए, तो फिर जो है प्रोसीडिंग अगला स्टेप आता है। अगर नहीं पेश होते तो कोर्ट उसके अंदर चस्पांदगी यानी फिक्सेशन, जो नोटिस हैं वो मुद्दा लय यानी जिनके खिलाफ़ केस फ़ाइल किया गया है उनके घर के ऊपर अवेज़ा करने का हुक्म सादिर करता है। अगर फिर भी वो ना आए तो फिर कोर्ट अखबार के अंदर इश्तिहार जारी फरमाता है, और अगर फिर भी वो ना आए तो उनके खिलाफ़ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करने के बाद कोर्ट मुद्दई को ये कहता है कि आप अपना एविडेंस पेश करें ताकि हम देख सकें कि आपके मुद्दे के अंदर कितनी जान है और उसके अंदर कितनी सदाकत है, उसको परखा जा सके। तो नाज़रीन, अगर ये नहीं आते तो फिर ये, अगर आ जाते हैं तो कोर्ट उसके बाद जो है वो दूसरे फरीक को ये इजाज़त देता है कि वो अपना जवाब दावा कोर्ट के अंदर फ़ाइल करें, यानी जो दावे के अंदर चीज़ें या एतराज़ात उठाए गए हैं उनकी रोशनी के अंदर कि वो अपना जवाब जमा करवाएं। जब जवाब जमा करवा दिया जाता है तो तीसरी स्टेज जो आती है उसे कहते हैं इशू फ्रेम करना। इशू फ्रेम करना से मुराद ये है कि कोर्ट जो है वो एक ब्रैकेट के अंदर इन चीज़ों को लाता है, दोनों फरीकैन के दावा और जवाब दावा को पढ़ने के बाद, कि इसके अंदर अब मुझे कौन कौन से सवाल डिसाइड करने हैं। यानी इसके अंदर अगर कहा जाता है कि ए कहता है जी मैंने 10 लाख रुपया बी को दिया, तो कोर्ट कहेगा कि क्या ए ने फ़लाँ तारीख को बी को 10 लाख रुपया दिया, क्या उसके ऊपर कोई प्रॉफिट भी डिसाइड हुआ था, क्या उसके ऊपर जो है वो रिकवरी का सूट बनता है या उसको खारिज हो जाना चाहिए। इस तरह कोर्ट सवाल नामे तैयार करता है और वो उसके अंदर दोनों पार्टीज़ के ऊपर ये अयां कर देता है कि कौन सा इशू और कौन सा सवाल किसने प्रूव करना है, वो मुद्दई ने करना है या मुद्दा ले ने करना है। जब ये हो जाता है, इशू फ्रेम हो जाते हैं,
تو چوتھی چیز اس کے اندر امپورٹنٹ یہ آتی ہے کہ کورٹ پھر مدعی کو کہتا ہے کہ وہ اپنے شہادت کو پیش کرے، اپنے گواہان کو پیش کرے اور اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں ان کو کورٹ کے سامنے لے کے آئے، تاکہ کورٹ اس چیز کا تعین کر سکے کہ ان کا مدعا یا ان کا موقف کتنی صداقت رکھتا ہے۔ جب اپنے گواہان پیش کرتے ہیں تو دوسرے کونسل یعنی جو مدعا لے کے کونسل یا جن کے اوپر کیس فائل، جن کے خلاف کیس فائل ہوا ہوتا ہے، ان کو کورٹ ان کے لائر کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ان کے اوپر کراس ایگزامینیشن یعنی جرا کر سکیں، ان کے اوپر سوال جواب کر سکیں۔ جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد باری آتی ہے مدعا لے کی، جن کے اوپر مقدمہ فائل ہوا ہوتا ہے، اور کورٹ ان کو کہتا ہے کہ جی جناب اب آپ اپنے جو شہادتی پیش کریں یا اپنے گواہان پیش کریں، اپنے ڈاکومنٹ پیش کریں، اور اسی طرح سے پھر اجازت دی جاتی ہے مدعی کے وکیل کو یا مدعی کو کہ وہ ان کے اوپر کراس ایگزامینیشن یا جرا کر سکے۔ تو ناظرین، جب یہ معاملہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر دونوں فریقین کو یعنی مدعی اور مدعا لے کہ کونسل کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک تفصیلی بحث جو ہے کورٹ کے سامنے کر سکیں، کورٹ کے سامنے ان سارے جو نکات ہیں ان کو اجاگر کر سکیں اور بتا سکیں کہ ان کے مقدمے کے اندر کتنی جان ہے اور کیا کیا ہوا۔ جب یہ حتمی بحث جو ہے اختتام کو پہنچتی ہے تو اس کے بعد پھر فائنلی ٹرائل کورٹ اپنا فیصلہ سناتا ہے، اور ایشو بائی ایشو یعنی کہ وہی جو سوال نامے ڈیسائیڈ کیے گئے تھے اس کے اوپر یہ بتاتا ہے کہ مدعی یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا یا مدعا لا یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا، تو اس طرح سے اس کے اوپر ایک فائنل ججمنٹ آتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اپیل کے کچھ مراحل ہیں، لیکن وہ کسی دوسرے ویلاگ میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ ہماری انفارمیشن آپ کو کارآمد ثابت ہوگی اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کسی نئے ویلاگ میں کسی نئے قانونی یا آئینی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔